मित्रों नमस्कार। मैं आज आपके समक्ष पुनः हाजिर हुआ हूँ। आज बात करते हैं जन्म कुंडली मिलान की। हमारे एक मित्र हैं, इन्होंने हमसे एक प्रश्न ये किया था कि आचार्य जी 28 गुण मिलने के बाद भी तलाक हो गया, आखिरकार कारण क्या है। उन्होंने जन्मांक भेजी और जन्मांक भेजने के बाद हमने जब उसका विश्लेषण किया तो वास्तव में 28 गुण मिले थे। 28 गुण मिलने के बाद भी तलाक की स्थिति पैदा हो गई। तो मित्रों आज हम इसी पर हम चर्चा करेंगे। मैं के मिश्रा ज्योतिष शोध सेवा संस्थान से आज आपके समक्ष मिलान पर हम बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम ज्योतिष में विशेष बातों पर चर्चा करते रहते हैं। इसी श्रृंखला के अंतर्गत आज विवाह की जो मैचिंग होती है, विवाह का जो मिलान होता है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे 36 गुण ही क्यों होते हैं। अरे 28 हो जाए, 25 हो जाए, 40 हो जाए, 36 ही क्यों होते हैं, इसके पीछे कारण है, वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, नक्षत्रों के कुछ गुण हैं, ग्रहों के कुछ गुण हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने, मनीषियों ने बहुत खोज करके, बहुत ही तपस्या करके इन गुणों को निर्धारित किया है और जिसका हम लोगों को लाभ लेना चाहिए, लेकिन हम लोग लाभ नहीं लेते हैं, है ना। ज्योतिष को एक ऐसे विज्ञान के रूप में इसे मानते हैं कि जो कुछ है सब कर्मों के खेल हैं। बात आपकी एकदम सही, कर्मों के खेल हैं। सूर्य की गर्मी भी होती है लेकिन हम लोग छाता लगाते हैं, है ना। सर्दी पड़ती है, भविष्यवाणी होती है कि सर्दी पड़ने वाली है। जैसे आज ही भविष्यवाणी हुई है कि 3-4 दिन में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। तो इसका मतलब ये है कि ये सब कपोल कल्पित है, ऐसा नहीं है। ये ज्योतिष एक विज्ञान है और इस विज्ञान को अगर विज्ञान के तरीके से अगर आप इसको लेंगे तो इसका फल आपको प्राप्त होगा। मित्रों, हम बात करते हैं कि मिलान में 36 गुण ही क्यों लिए जाते हैं, इसके संदर्भ बात करेंगे। फिर हम उस टॉपिक पर आएंगे कि 28 गुण मिलने के बाद तलाक की स्थिति क्यों आ गई, विवाह विच्छेदन की स्थिति क्यों आई, इसके बारे में फिर हम बात करेंगे। मित्रों, सबसे पहले तो हर व्यक्ति में उसका एक वर्ण होता है। जब आप जो है जन्मांक कुंडली आप बनवाते हैं तो आप ये देखते होंगे कि उसमें प्रथम पृष्ठ पर ही लिखा होता है कि मान लीजिए मिस्टर राम प्रकाश है, राम प्रकाश की कुंडली हमने बनाई तो उसमें लिखा होता है वर्ण कौन सा है। वर्ण क्षत्रिय है, शूद्र है ना, या ब्राह्मण है, तो ये वर्ण हो गया। वर्ण को पहले नंबर पर लिया जाता है, इसलिए इसको हमने अंक दिया 1। अब दूसरे नंबर पर आ जाइए आप, वश्य माने बस में रहना। हर आदमी का एक नेचर होता है कि कौन व्यक्ति, कौन जातक किसके बस में ज्यादा रहना पसंद करता है, किसके बस में ज्यादा, ये उसके स्वभाव का एक तरीका है। वश है ना, किसके वशीभूत उसको जो है रहना है। तो इसमें भी इसे हमने 2 नंबर दिया है, क्योंकि ये दूसरे नंबर पर आता है तो इसे हमने 2 नंबर पर दिया है। तो वर और कन्या की कुंडली का हम जब मिलान करते हैं तो हम ये देखते हैं, जैसे मान लीजिए पुरुष का जो वश है वो मान लीजिए सिंह है, तो कन्या का ऐसा होना चाहिए जो सिंह के बस में रहे। अब तीसरे नंबर पर आता है तारा। तारा क्या होती है? तारा हमारे जो ग्रह हैं, ग्रहों के बाहर, ग्रहों को कंट्रोल करने वाले हमारे जो नक्षत्र है, तारा मंडल है, ठीक है। माने उसी के सामने जब ग्रह होता है तो वो ग्रह उस तारा से कंट्रोल में जो रहता है। तो हर ग्रह का एक नक्षत्र होता है, तो इसे तारामंडल बोलते हैं। तारामंडल से हम क्या देखते हैं? भाग्य देखते हैं, ठीक है ना। तारामंडल से हम भाग्य की बात करते हैं। तो हम जब जन्म कुंडली का मिलान करते हैं तो वर और कन्या का भाग्य भी हम तारामंडल से देखते हैं। अब नंबर आता है योनि का, इसे चौथे नंबर पर लिखते हैं। तो योनि,
तो योनि का मतलब ये हर ग्रह का की एक योनि होती है कि कौन सी है इसकी योनि। तो योनि का भी मिलान हम करते हैं, इसे हम चौथे नंबर पर लेते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे नहीं तो टॉपिक लंबा हो जाएगा। फिर इसके बाद में मैत्री की बात करते हैं। आजकल मैत्री बहुत ही प्रचलन में है। जन्म कुंडली वो कैफे गए, उन्होंने कहा देखो मैत्री मिल रही कि नहीं मिल रही। मैत्री का मतलब होता है मित्रता से, आपस में अगर दुबर और कन्या की मैत्री में अगर मिल रही है तो कह देते हैं ठीक है विवाह आप कर लीजिए। ये से 5वें नंबर पर लिखा जाता है। फिर इसके बाद में आता गण। गण कौन सा है? देव है, मनुष्य है, राक्षस है। कहीं कहीं एक आध बार तो ऐसे हमारे सामने प्रश्न आए कि लड़की राक्षस गण की है, विवाह नहीं करेंगे। भाई क्यों नहीं करेंगे? कहले कि यह लड़की के अंदर राक्षस के गुण हैं, राक्षस के गुण हैं। ये गण से नहीं होता, इससे होता ये कि जबकि उसके केंद्र में बृहस्पति और शुक्र जैसे शुभ ग्रहों का प्रभाव था। वो कन्या प्रतिदिन पूजन करती थी, प्रतिदिन माने व्रत और हवन इत्यादि करती थी, लेकिन वो विवाह नहीं किया उन्होंने। तो ये सब भ्रांतियां हैं, ये भ्रांतियां फैला रखी हैं ज्योतिषियों ने। तो मित्रों ये एक विज्ञान है, इसको इस तरह से लेकर के चलें कि किसी भी भ्रांति में ना पड़ें। अब इसके बाद में 7वें नंबर पर आता भकूट। भा माने भकूट, भकूट का मतलब भा माने होता है नक्षत्र और कूट माने उसकी जो गणना होती है। तो भकूट मिलान से हम देखते हैं जीवन शैली, ये 7वें नंबर पर है। इसके बाद में नंबर आता है नाड़ी का। नाड़ी को देखते हैं। नाड़ी जो है ये 27 नक्षत्र हैं। अश्विनी, भरणी, कृत्का, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, स्वाति, मघा, मूल, ये 27 नक्षत्र हैं। 9 नक्षत्रों का एक क्लासिफिकेशन वर्गीकरण है और हर 9 नक्षत्र का एक गुण है। प्रथम जो खंड है उसे बोलते हैं आदि नाड़ी, जो मध्यम खंड है उसे बोलते हैं मध्य नाड़ी, जो तीसरा खंड है उसे बोलते हैं अंत नाड़ी। इसे आयुर्वेद से भी जोड़ा गया है। वात, पित्त और कफ जिन जातकों की अंत नाड़ी होती है तो उन्हें सर्दी, जुखाम, बुखार और फेफड़े से संबंधित रोग हरदम बने रहते हैं। एक आध बार हमारे सामने भी ये इस तरीके का प्रश्न आया कि साहब सीने में हरदम इन्फेक्शन जो है बना रहता है, एडमिट हैं और लाभ नहीं हो रहा है, टीबी हो गई और उसमें फेफड़े में इन्फेक्शन और पानी इत्यादि भर गया है, तो ये स्थिति पैदा हुई है। तो मैंने उनसे ये कहा कि आप अपनी जन्मांक को के प्रथम पृष्ठ में आप नाड़ी देख करके बताओ कौन सी है। तो जब उन्होंने नाड़ी देखी तो अंत नाड़ी दिखी। हमने कहा ठीक। फिर मैंने कहा चंद्रमा किस नक्षत्र में है, तो चंद्रमा वृश्चिक नक्षत्र में चंद्रमा दिखाई दिया। चंद्रमा हमने उनसे पूछा, हमने कहा किस राशि में है, उन्होंने कहा वृश्चिक राशि में है। वृश्चिक राशि में उसकी डिग्री देखी गई तो चंद्रमा वृश्चिक राशि में चौथे चरण में था, अनुराधा नक्षत्र के। तो शनि के नक्षत्र में चंद्रमा और जो नाड़ी है उसकी कफ नाड़ी माने अंत नाड़ी है, तो ये कारण बने सीने में, छाती में इन्फेक्शन के और मेष लग्न की कुंडली। तो मेष लग्न की कुंडली में जो चौथा घर होता है वो सीने और चेस्ट का ही होता है। तो मैंने उनसे कहा कि जो आप इलाज कर रहे हैं वो आप करते रहिए, इसके साथ में हम जो उपाय बता रहे हैं ये आप करिए, इलाज कतई मत बंद करिए। हमने कहा चंद्रमा की आराधना करिए, चंद्रमा का दान कराइए, चंद्रमा से संबंधित वस्तुओं का सेवन रात्रि के बाद मत करें, क्योंकि दिन बली सूर्य है और रात बली चंद्रमा है। हमने कहा चंद्रमा का लाश न होने दें, चंद्रमा को जितना मजबूत करेंगे उतना ही ये इन्हें दवा जल्दी असर करेगी।
हुआ भी यही। हमने कहा माँ की सेवा करें, हुआ भी यही कि इतने उन्होंने उपाय किए। जो डॉक्टर इलाज कर रहा था वो कहने लगा कि चमत्कार हो गया, और हमने कहा अगर हो सके तो मोती की माला इसके गले में एक धारण कराओ। तो मोती की माला उन्होंने पहनी और दवा जो है 4 गुना उसका रेट जो है सुधार होने की दर उसकी बढ़ गई। तो मित्रों ये विज्ञान है। तो हम बात कर रहे थे कि इसमें 36 गुण ही क्यों होते हैं। जरा इसको टोटल करिए। वर्ण को 1 नंबर, वत्स को 2, 2 और 1 3, तारा को 3 नंबर से जो लिखा जाता है, तो 3 और 3 6 हो गए। योनि 4 नंबर पे आती है, तो 4 इसमें जो जोड़ देंगे तो 10 हो गए। फिर मैत्री 5 नंबर पर आती है, तो 5 इसमें जोड़ेंगे 15 हो गए। फिर गण 6 नंबर पे आता है, तो 6 जोड़ेंगे 21 हो गए। 7 नंबर पर भकूट आता है, तो 28 हो गए। 21 और 7 28। और इसके बाद में नाड़ी 8 नंबर पर आती है, तो 36 हो गए। इसीलिए ये 36 गुण जो है इनको दिया गया। 36 में से अगर 28 मिले हैं तो आउट ऑफ 36, 36 में से 28 गुण मिले, इसका मतलब कुंडली ठीक मिली। सवाल ये नहीं है, सवाल हमारा ये है कि कुंडली 28 गुण मिल गए, सब कुछ मिल गया, नाड़ी मिल गई, मैत्री मिल गई, सब, फिर भी तलाक हो गया। क्या कारण रहा? देखिए, विवाह को कराने वाला ग्रह गुरु है। बात को जरा ध्यान से जो है समझिए। विवाह को अगर स्त्री जातक है तो गुरु की पोजीशन अगर अच्छी है तो विवाह होगा। विवाह को कराने वाला गुरु और विवाह को आगे ले जाने वाला शुक्र। विवाह को अगर 7वें स्थान में कहीं से राहु मंगल जैसे ग्रहों की दृष्टि, सेपरेटर ग्रहों की दृष्टि अगर पड़ रही तो विच्छेदन निश्चित होगा, विवाह टूटेगा। पहला कारण तो ये हुआ कि बृहस्पति की स्थिति को देखनी चाहिए। जन्म कुंडली मिलान से पूर्व अगर स्त्री जातक आपके पास आई है तो उसकी कुंडली मिलान से पहले आपको क्या चाहिए? गुरु की पोजीशन को देखनी चाहिए। चंद्रमा की पोजीशन को देखें। चंद्रमा मन सो जाता, चंद्रमा मन का कारक है। लड़की जिस घर में जाएगी वहाँ क्या करेगी, उसका दिमाग ही नहीं जो है सही ढंग से काम करेगा, और उससे जो कहा जाएगा कि आप ये काम करो, नहीं करेगी, 8 बजे सो करके उठेगी, फायदा क्या? विवाह टूटेगा। तो चंद्रमा मन सो जाता। तो गुरु की पोजीशन को देखें, चंद्रमा की पोजीशन को देखें। फिर इसके बाद में संतान भाव देखें। शादी के 8 साल बाद अगर संतान नहीं हुआ तो तलाक तो होगा ही होगा, इसको देखें। फिर आयु देखें, उम्र, और फिर इसके बाद में शनि की पोजीशन देखें कि ऐसा तो नहीं कि विवाह के तुरंत बाद 7.5 लग गई। 7.5 लग गई तो एक बीमारी की स्थिति पैदा हो गई कि रोज ससुराल वाले अस्पताल ले करके भाग रहे हैं, तो सिर मोड़ाते ओले पड़े, है ना। तो हमारा मतलब ये है कि जन्म कुंडली मिलान से पूर्व कुछ चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। कौन सी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए? अगर स्त्री जातक है तो बृहस्पति की कंडीशन देखनी चाहिए, चंद्रमा की पोजीशन जो देखनी चाहिए, मंगल की पोजीशन देखनी चाहिए, और खास तौर से राहु जैसे सेपरेटर ग्रहों की दृष्टि या राहु 7वें स्थान में है तो विवाह 100% टूटेगा। 100% विवाह टूटेगा। नहीं टूटेगा तो पत्नी और पति दोनों दूर दूर रहेंगे, एक इस कमरे में, दूसरा दूसरे कमरे में, है ना। या ऐसी परिस्थितियां जो है बनेंगी कि आपस में दूरियां बन जाएंगी, गवर्नमेंट जॉब होगी तो ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब वैवाहिक सुख में न्यूनता आ जाएगी। तो आज का हमारा टॉपिक यही था। जिन सज्जन ने हमें प्रश्न किया था उनके लिए जवाब यही है कि उनके 28 गुण मिले थे। उन आचार्य को ये देखना चाहिए कि स्त्री जातक, स्त्री कन्या की कुंडली में गुरु की पोजीशन और शनि की पोजीशन, चंद्रमा की पोजीशन, ये सारी पोजीशन देखें, और जिससे विवाह कर रहे हैं उस पति की पोजीशन देखें, उसमें शुक्र की पोजीशन जरूर से जरूर देखें, क्योंकि संतान का
सीधा संबंध शुक्र से है। शुक्र शुक्राणु का कारक है। अगर पति की कुंडली में शुक्र की पोजीशन बहुत ही कमजोर हो तो संतान बिल्कुल नहीं होगी, और संतान नहीं होगी तो विवाह टूट जाएगा। तो मित्रों, ये विज्ञान है, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। यहाँ तो लोग करते क्या हैं कि कैफे गए और 20 रुपया दिया और उन्होंने कुंडली मिलाई, कहने लगा हाँ 22 गुण मिल गए हैं, 28 गुण मिल गए हैं, शादी तो बहुत बढ़िया मिली है। और ठीक है, अब क्या जरूरत है पंडित जी के यहाँ जो है जाने की। और पंडित भी ऐसे हैं, पंचांग उठाया, चश्मा लगाए, 90 साल के हैं, पढ़ पा नहीं रहे हैं, और वो कुंडली मिलान कर रहे हैं, है ना। मिलान करके रख दिया, जिंदगी भर का रोना हो गया। और यहाँ भी आलम ये है कि वो हमारे यहाँ वही आते हैं कथा पढ़ने, वही आते हैं सत्यनारायण। अरे ये सत्यनारायण कथा पढ़ने वालों का विज्ञान नहीं है श्रीमान जी, ये विज्ञान है, साइंस है। साइंस ये एस्ट्रोनॉमी पर डिपेंड है ना। खैर, ये बात बहुत लंबी हो रही है, तो बात को जो समझ गए कि 28 गुण मिलने के बाद भी विवाह क्यों टूटता है, तो लिहाजा आप लोग दर्शक महोदय, आप लोग अगर किसी के जन्मांक मिलाने के लिए जाएं तो सबसे पहले आप आचार्य से ये पूछें कि इसकी आयु कितनी है, गुरु की पोजीशन कितनी है, कैसी है, माफ कीजिएगा, चंद्रमा की कंडीशन कैसी है। चंद्रमा नीच का तो नहीं है, वृश्चिक राशि का तो जो चंद्रमा 6, 8वें नहीं है, जो आप उससे जो है कहोगे जरा एक गिलास पानी दे दो तो वो यही जवाब आपको मिलेगा, दिन भर पानी पीते रहते हो क्या। तो ये स्थिति न उत्पन्न हो, तो इसलिए मिलान करें कायदे से। और आपके इस प्रश्न का भाई जो समझ रहा हूँ कि श्रीमान जी जवाब मिल गया होगा। और अगर आप लोग जन्मांक का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के अंत में नंबर आपको मिल जाएंगे, आप लोग हमें फ़ोन करें, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज डालें और अपॉइंटमेंट लें। अपॉइंटमेंट लेने के बाद हम आपकी जन्मांक का विधिवत विश्लेषण करेंगे। इसके साथ ही इस मिलान वाले चैप्टर को यहीं हम समाप्त करते हैं। आगे मिलेंगे किसी दूसरे विषय पर बात करेंगे। मित्रों, इसके साथ ही नमस्कार, धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो मुझे थोड़ा सा तकलीफ़ होती है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आप लोग कम से कम अपने मित्रों को भी ये जो जानकारी हमने दी है इसे आप सर्कुलेट करें, शेयर करें। अब इसके साथ हम आपसे जो विदा लेंगे, धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।